4 बज गए। नमस्कार, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आप सब लोगों का स्वागत है। आज बड़ी खुशी हुई कि आप लोग सब लोगों से मिल पा रहे हैं और आज के इस वार्तालाप में मैं मेरे परम मित्र आसिफ अली हैदर खान को भी इनवाइट किया है, क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर मैं ऐसे कैमरा के सामने अभिनय करने वाला अभिनेता नहीं रहा, तो बड़ा ही नर्वसनेस होता है जब किसी कैमरा के सामने बिठा दिया जाता है और किन से बात कर रहा हूं उनकी शक्ल मैं नहीं देख पाता हूं। इसीलिए मैं आसिफ से बोला कि आप भी हमारे साथ रहिए और बीच बीच में मुझे टोकते भी रहिए। आज इस सिचुएशन में ऐसे कैमरा के सामने बैठ के शायद कुछ जानते हुए और कुछ अनजान लोगों से बात करते हुए पढ़ने पढ़ाने का जो धारा है उसका वो बिल्कुल ही एक दूसरी कड़ी पे आ पहुंचा है। इस बात से मुझे याद आ रही है कि 1975 में मिशेल फुको ने एक किताब में डिसिप्लिन एंड पनिश में कहा है कि बेसिकली जो प्रिजन है या फैक्ट्री है या स्कूल क्लासरूम है या मिलिट्री रेजिमेंट है, ये सब एक ही तरह की जगह है, बिकॉज दे ऑल कंस्ट्रक्ट डोसाइल बॉडीज। कोई ऐसे लोग चाहिए जहां पे शिक्षक या जेलर या प्रिजन का हेड वो बोलेंगे, वो ऑर्डर देंगे और बाकी सब लोग सुनेंगे और उस आदेश का पालन करेंगे। पर आज इस बदले हुए सिचुएशन में मैं इस कैमरा के द्वारा इस कंप्यूटर के द्वारा एक तरह के स्थान और काल में सीमित हूँ और आप लोग एक एपिक ऑडियंस की तरह इसमें अनजान भी है और आपके ऊपर ये अधिकार भी है कि आप जब मर्जी इसमें एंट्री करिए और एग्जिट करिए। तो जैसे पूरी दुनिया में ही और हमारे देश में भी एपिक परफॉर्मेंस होता था, महाकाव्य का परफॉर्मेंस जब पूरी रात चलता था, तो उसमें एक ही घटना को बार बार दोहराना पड़ता था, क्योंकि हो सकता है जो दर्शक हैं वो अभी आ पहुंचे हैं तो उनको थोड़ा पीछे का सुर पकड़वा देना पड़ता था। और इसीलिए आप ओरल एपिक्स जो है उस महाकाव्य के चलन देखेंगे तो उसमें कुछ जो एपिथेट्स है वो बार बार रिपीट होता है, घटना बार बार दोहराया जाता है। तो आशंका है मुझे कि मैं भी शायद आज की वार्तालाप में बार बार अपने आप को दोहराऊं, पर उसके साथ ये उम्मीद भी करूंगा कि अगर दोहराऊं तो कोई नए सिरे से अपने आप को दोहरा पाऊं। तो जो बेसिकली जो जिस बात से मैं शुरू करना चाह रहा था कि पढ़ना पढ़ाना एक तरह का पावर के स्ट्रक्चर है, कोई पढ़ाएगा और कोई पढ़ेगा। इसके अंदर किसी एक तरह का एक कंस्ट्रक्शन ऑफ डोसाइल बॉडीज है, एक अनइक्वल गेज है। मैं जिस दृष्टि से देख पा रहा हूं और या एक शिक्षक जिस दृष्टि से देख पा रहा है वो देखने की नजरिया शायद सारे छात्रों के पास ना हो, या उतना कहने के अधिकार शायद सारे छात्र के पास ना हो। तो ये रिवर्स्ड सिचुएशन में एक मार्क्स का कार्ल मार्क्स का एक चेतावनी आज याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि ये टीचर और स्टूडेंट के बीच एक नॉलेज गैप तो रहेगा, पर उस नॉलेज गैप को कभी एक पावर गैप में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वो नॉलेज गैप अगर पावर गैप में बदल गया तो टीचिंग के अंदर जर्मन शब्दों में बोल रहे हैं कि umwälzung,
जिसका रफली ट्रांसलेशन हो सकता है अपहीवल या रिवॉल्यूशन, उसकी संभावना खत्म हो जाती है। तो आज की बातचीत में हम यही देखते कि ये नॉलेज गैप और पावर गैप के बीच हम कैसे मीडिएट करें और कैसे निगोशिएट करें। और इन भारत में विश्व नाट्य पढ़ने का या पूरी दुनिया में ही खास तरह से जो कॉलोनी रहा है, चाहे वो पुर्तगाल की कॉलोनी रहा है, वो स्पेन की कॉलोनी रहा है, फ्रांस की कॉलोनी रहा है या अंग्रेज की कॉलोनी रहा है, इन सारी कॉलोनी में पढ़ने पढ़ाने का एक खास ढांचा जो एक तरह की यूरोसेंट्रिक अमेरिकोसेंट्रिक ढांचा वो बनाया गया था। 1835 में थॉमस वेबिंगटन मैकॉले उनके कुख्यात और प्रख्यात मिनट्स में कुछ ऐसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा कैसे किया जाए और भारत और भारतीयों के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन कैसे हो, उसके बारे में कुछ ओपिनियन जाहिर किए थे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार को कुछ 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अनुदान देना था, तो उसके लिए राजपुरुष मैकॉले जो वक्तृता दिए थे, उसके मिनट्स मैकॉलेज मिनट्स नाम से फेमस है। एंड देयर ही मेंशन्ड दैट ये इंग्लिश एजुकेशन जो भारत में प्रमोट किया जा रहा है, इसका लक्ष्य है to create a class of persons Indian in blood and color but English in taste, in opinions, in morals and in intellect। तो आज की तारीख में जब हम भारत में पढ़ाते हैं और वो भी विश्व नाट्य पढ़ाते हैं, विश्व साहित्य पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ये शंका पैदा होती है कि क्या उस मैकॉले की मिनट्स के अनुसार ही हम एक ऐसे कोई समूह तो नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो समूह खून में और रंग में तो भारतीय होंगे, पर उनके टेस्ट में, उनके सोच में, उनके आदर्श में और उनके मनन में वो अंग्रेज हो उठेंगे। मैकॉले के मिनट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उस समय संस्कृत और अरबिक में भारतीय शिक्षा परंपरा था। तो उन्होंने कहा ये पढ़ाई भारत में कोई करना नहीं चाहता, इसके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ने पढ़ाने की, और अंग्रेजी में ही पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है। ये गोरे लोगों की ये बर्डन है कि वो हम लोगों को शिक्षित करे, और इसी के कारण ये अंग्रेजी भाषा के जरिए सिखाना, अंग्रेजी भाषा के जरिए सारी पृथ्वी का परिचय कराना, ये बहुत जरूरी समझा गया है। मैकॉले का एक और कोट शायद आज सुन के हमें एक ही साथ शंका और डर के साथ साथ चेतावनी भी दी जाती है। मैकॉले ने उसी मिनट्स में कहा था कि आई हैव नेवर फाउंड वन अमंग देम, मींस इंडियंस, who could deny that a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। एक अच्छा यूरोपियन साहित्य का एक शेल्फ, यूरोपियन लेख का एक शेल्फ, वो पूरे के पूरे संस्कृत और अरबिक शिक्षा से बेहतर है, और इसीलिए अंग्रेजी भाषा में और अंग्रेजियत को सीखना जरूरी है। तो इसीलिए पोस्ट कॉलोनियल समय में, और जब हम पोस्ट कॉलोनियल समय पार करके और भी बहुत तरह से अपने आप को विस्तृत किए हैं, उस समय भारत जैसे एक देश में विश्व नाट्य पढ़ाना एक बहुत कंसर्न और चैलेंजिंग एरिया है। इस मैकॉले के मिनट्स और उसके अनुसारी पढ़ने पढ़ाने के तरीके के बारे में 1901 में विवेकानंद के मौत से जस्ट एक आध साल पहले विवेकानंद का एक बहुत फेमस आर्टिकल है प्राच्य और पाश्चात्य करके, उनमें उसमें उन्होंने ये इसके बारे में विस्तार में चर्चा करी है, और उन्होंने व्यंग के साथ कहा है कि उस समय भारतीय का ये अवस्था था कि वो कह रहे थे कि हम सब नर पशु है, और हे यूरोपियन लोग, आप लोग हमें उद्धार कीजिए।
सो और विवेकानंद उस आर्टिकल में बार बार कभी तो भगवद गीता को कोट करके बोल रहे हैं कि क्लैबंग मास गम पार्थ तस्मात् उत्तिष्ठ यशलाभस्य, पर कैसे एक कॉलोनियल शिक्षा से परिचालित एक समाज अपने नया एक पढ़ने का तरीका, एक विश्व साहित्य विश्व नाट्य पढ़ने का एक भारतीय तरीका अपनाएगा, उसकी तलाश शायद अभी भी चल रही है। और अभी भी जो भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में इजीली अवेलेबल यूरोपियन कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम है, हम बहुत आसानी से उन्हीं के पास अपना समर्पण करते हैं और हमें अपना कोई पढ़ने का तरीका, कोई मेथोडोलॉजी टू रीड इंटरनेशनल लिटरेचर फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, ये मिलने की तलाश अभी भी जारी है। जैसे विवेकानंद ने ही तुलसीदास को कोट करते हुए कहा, गली गली गोरस फिरे मदिरा बैठी बिकाए। तुलसीदास ही है ना। सो इस बारे में चर्चा करते हुए कि ये विश्व नाट्य क्या है और भारत जैसे एक देश में आज 2020 में बैठ के हम विश्व नाट्य को कैसे पढ़े, विश्व साहित्य को कैसे पढ़े, विश्व साहित्य का इससे पहले किस तरह के डेफिनेशन बने हैं और उस डेफिनेशन से आगे निकल के हम कैसे एक नया डेफिनेशन हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं, इसको दोबारा सोचने की बहुत जरूरत लगती है। और ये जब मैं सोचता हूं तो मुझे बार बार A.K. रामानुजम की एक बहुत फेमस आर्टिकल याद आती है, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। इस आर्टिकल में रामानुजम बार बार ये मेंशन कर रहे हैं दैट एन इंडियन वे ऑफ argument and the Indian way of understanding reality, Indian way of understanding time, Indian way of understanding the social, political, cultural structure of the society, ये पश्चिम से एक विशेष रूप से फर्क है। वो विशेष रूप के अंदर जो दो मूल कड़ी रामानुजम हमारे हाथ में पकड़वा रहे हैं, एक है इनकंसिस्टेंसी, जो अपने पापा के बारे में उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, His father was a mathematician and also an astrologer। तो एक तरफ बिल्कुल युक्तिवादी मैथमेटिक्स का पढ़ाई, जिसके लिए देश परदेश के ज्ञानी उनके घर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी की चर्चा, जिसका संधान, जिसका समाधान एक खास तरह से भारतीय मनन पद्धति के अंदर, चिंता पद्धति के अंदर निहित है। तो ये दो तरह की इनकंसिस्टेंसी, टू बिलोंग टू द वर्ल्ड एंड टू बिलोंग टू द होम एट द सेम टाइम, एक ही साथ घर और एक ही साथ विश्व, इन दोनों में बिलोंग करना, इन दोनों में पूरे अपने सारे हकीकतों के साथ एग्जिस्ट करना, यही one of the biggest challenge of being an Indian reader of international literature in today's time. The other thread that Ramanujam is trying to hand over to us is the thread of particularity. He was mentioning that there is not an objective truth in Indian thinking. The truths are always in specific to the situation. इसमें मैं इस पॉइंट में रामानुजन के ही कोट से मैं बौधायन का स्रोत सूत्र से कोट करने की कोशिश करूंगा, जहां बौधायन अपने स्रोत सूत्र में बौधायन नहीं, सॉरी, आई फर्स्ट कोट गौतमा धर्मसूत्र, जिसमें सत्य के बारे में गौतमा मेंशन कर रहे हैं। This is from a paraphrase translation by Max Muller in 1883.
an untruth spoken by people under the influence of anger, joy, fear, pain, or grief, by infants, by very old men, by persons under a delusion, being under the influence of drink, or by madmen, does not cause the speaker to fall, or as we should say, is a venial mortal sin. एक असत्य या एक मिथ्या जो गुस्से से, आनंद से, भय से, दर्द से या दुख से बोला गया है, या बच्चों के द्वारा बोला गया है, या बुजुर्गों के द्वारा बोला गया है, या भ्रम से किसी के द्वारा बोला गया है, या नशे से बोला गया है, या पागल के द्वारा बोला गया है, ये पाप नहीं है। तो सत्य एक चरम नहीं है, और सत्य और असत्य के साथ पाप और पुण्य का कोई एक वन डायरेक्शनल संबंध नहीं है। और इसी के फुटनोट में और भी ये बात एडिड है जो सुन के आज के दर्शक को शायद बहुत मजा आएगा। सामवेद के अंश में किस तरह से सत्य का वर्णन किया गया है। At the time of marriage, during dalliance, when life is in danger, the loss of property is threatened, whenever the death of a man of any caste would be occasioned by true evidence, falsehood is ever better than truth. शादी के समय, प्रेम संबंध में, जिसमें आपके संपत्ति का हानि हो या जिसमें किसी के प्राण हानि का संभावना है, ऐसे सत्य से असत्य, मिथ्या बेहतर है। So ये जो multiple level of truth है, which is an Indian way of understanding, ये multiple level of truth से अगर हम international literature को पढ़ने की कोशिश करें, जो एक definite Kantian Hegelian objective truth से सवाल करता हुआ, उससे असहमत करता हुआ, उस truth को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें एक दूसरे के साथ। और इसी में पहले जो मैं मेंशन करना चाह रहा था कि कैसे इन परस्पर विरोधी ट्रूथ को भी हम साथ में लेके हमारी डेफिनेशनल सिस्टम हम बनाए हैं, हमारे सोचने के और डिफाइन करने के तरीके के अंदर ये कॉन्ट्रडिक्टरी सत्य भी सत्य बन जाता है। दैट आई विल ट्राई टू कोट फ्रॉम the Bodhayana Shrota Sutra about the north and southern Brahmins. There is a difference between the south and north on 5 points. We shall describe the practices of the south: to eat with a person not having received Brahminical initiation, to eat with one's wife, to eat food prepared by the previous day, to marry the daughter of the maternal uncle or paternal aunt, and for the north, to sell wood, to drink spirits, to traffic in animals with 2 rows of teeth, and to take up the profession of arms to make sea voyages. ये दक्षिण और उत्तर के ब्राह्मणों में फर्क है, पर ये फर्क होने के बावजूद भी बौद्धायन का श्रोत सूत्र इन दोनों में किसी को भी अपांगत्य नहीं कर रहे हैं। ये भयंकर रूप से अलग होते हुए भी they come under the same discourse and same definitional system, and that's the strength of the Indian mind कि इस समय एक तार्किक सोच का इनकॉर्पोरेट कर पाना कि कोई भी एक विशेष सत्य और चरम सत्य नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रजापति ब्रह्मा ने 3 बार द बोला, तो चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो ईश्वर हो, भगवान हो, और चाहे वो असुर हो, तो उसने अलग अलग चीज सुना। किसी ने सुना दत्त, किसी ने सुना दैध्यम, किसी ने सुना दम्यता। तो द मीनिंग इज नॉट इन द टेक्स्ट, द मीनिंग इज इन द रिसेप्शन। एक पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल सिचुएशन में एक श्रोता, एक रीडर किस तरह से एक टेक्स्ट को सुनेंगे और उसका क्या मतलब तक पहुंचेंगे, ये बृहदारण्यक उपनिषद से इसकी एक मल्टीप्लिसिटी या प्लूरलिटी ऑफ मीनिंग का एक एक्सेप्टेंस इज कंस्ट्रक्टेड विद इन द इंडियन वे ऑफ आर्गुइंग. So, how to incorporate this Indian way of arguing in the contemporary reading of
international literature, तथाकथित पाश्चात्य साहित्य. I'll also come to this definition of पाश्चात्य साहित्य and Weltliteratur as defined by Goethe, or world literature in a rough translation, which had also been carried forward by Marx, and how they had been extremely misleading for all of us through all this colonial and also majorly into the post-colonial period, and how we need to come out of that idea of canonized literature, of a particular way of reading that will come. But before that, I would also like to come to the next danger of homogenized reading, the danger of globalism, which Gayatri Spivak is very clearly mentioning, that there is a sentimental post-colonial globalism, where universities have become adjunct to the international civil society, and there is a mind-numbing uniformization of globalization. And ये जो mind-numbing information of uniformization of globalization है, ये एक समझने का मीज़ोसीन नहीं क्रिएट करता, एक मीज़ो अबीम क्रिएट करता है, जहां एक ही सोच के मिरर रिफ्लेक्शन बार बार रिपीट होते होते उसको किसी एक तरह के सत्य में परिवर्तित कर दिया जाता है. तो गायत्री के भाषा में ये जो मैकडोनाल्डिस्ट ग्लोबलाइजेशन है, इस मैकडोनाल्डिस्ट ग्लोबलाइजेशन, जैसे मैकडोनाल्डिस्ट ग्लोबलाइजेशन शायद इस तरह से समझा जा सकता है कि मैकडोनाल्ड की एक कोई खास तरह की बर्गर बनाने की पद्धति है. अब दुनिया में कहीं भी मैकडोनाल्ड में खाएंगे तो उसमें सेम सॉस डालेगा, सेम तरह का ब्रेड होगा, आपको फलाने मैकडोनाल्ड के टेस्ट के साथ फलाना मैकडोनाल्ड का टेस्ट हमेशा सेम होगा. सो देयर इज अ होमोजेनाइजेशन ऑफ टेस्ट. वो जो खा रहे हैं, जो उपभोक्ता है, उसके टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. वो एक होमोजेनाइज्ड माइंड नंबिंग यूनिफॉर्माइजेशन ऑफ मैकडोनाल्डिस्ट ग्लोबलाइजेशन है, which is also inherently into the Hegelian Eurocentric teleology. गोएथे भी जब वेल्ट लिटरेचर या वर्ल्ड लिटरेचर की कल्पना कर रहे हैं, so he was thinking of literature from where Indian, where a European approach to the world, but he is not considering the whole empirical source of literature as a common ground. So ये ग्लोबलाइजेशन के और प्री ग्लोबलाइजेशन, हमारे इंटरनलाइजेशन ऑफ सर्विलिटी, हमारे जो नौकरपन है, कि अगर अंग्रेजी के किताब में शेक्सपियर या ब्रेक्स्ट के बारे में कुछ लिखा गया है बाय द जर्मन, ब्रिटिश, French, Italian authors, so we almost obey that as the ultimate truth, and we try to reproduce that truth for all our needs. So here we need a epistemological change for rearranging desire. ये जो mediated desire है कि जैसे कि मुझे मेरा एक फोन क्यों चाहिए, क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं, मुझे ये फोन चाहिए क्योंकि फलाना और फलाना और फलाने के पास भी ये फोन है. तो अगर मैं ये फोन खरीद लिया तो मैं फलाना या फलाने की तरह हो उठूंगा. उसी तरह से अगर मैं डेवलप्ड वर्ल्ड में जो शिक्षा, जो चिंतन की पद्धति है, अगर मैं उसको पढ़ के उसमें अपने आप को ढाल लूं, तो शायद मैं उनकी तरह एक डेवलप्ड वर्ल्ड में पहुंच जाऊंगा. इसमें गायत्री स्पिवाक एक इन द बुक ऑफ एस्थेटिक एजुकेशन इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन में इज कोटिंग प्रभात पट्टनायक. आई वुड रीड दैट कोट फॉर यू and then I'll enter into a slight further discussion. What is meant by the nation building task of higher education, however, I have elsewhere called it, following Antonio Gramsci, the task of creating organic intellectuals of the people, is something very different from these suggestions. It is indeed a striving for knowledge,
for excellence, but unrestricted by the hegemony of the existing ideas which typically emanate from the advanced countries. These ideas must, of course, be engaged with, but higher education in developing societies, जैसे कि हमारे, cannot remain a mere clone of what exists in advanced countries. Advanced countries में क्या सोच चल रहा है, उसको कॉपी पेस्ट करके एक डेवलपिंग कंट्रीज की सोच नहीं बन सकती. Developing societies must go beyond the mere imitation of research agendas. जो रिसर्च एजेंडा एक यूरोप के, अमेरिका के मुख्य विश्वविद्यालय के एजेंडा है, वो एजेंडा हमारी एजेंडा नहीं हो सकती. सेट बाय द एस्टैब्लिश्ड सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन द एडवांस्ड कंट्रीज इन ऑर्डर टू टेक अकाउंट ऑफ द पीपल्स नीड्स. सो आज की तारीख में जब हमें ये विश्व साहित्य पढ़ना है, तो ये विश्व साहित्य हम कैसे पढ़े, कैसे हम नए सिरे से पढ़े, कैसे हम, हमारे पढ़ने की मेथोडोलॉजी क्या होगा. ये मेथोडोलॉजी क्या हमें नए सिरे से आविष्कार करना पड़ेगा. अगर वो आविष्कार करना पड़ेगा तो उसकी पद्धति क्या होगी. एक तो पद्धति ये सबसे पहले हमें शायद शुरू करना पड़ेगा, हमें लिटरेचर को सिर्फ कैनन से नहीं समझना पड़ेगा, उसके पेरिफेरी से, उसके प्रांत से भी, उसके बॉर्डर लाइन लिटरेचर की जो एक बहुत बड़ा घर है या दुनिया है, उसके प्रांत में जो लिटरेचर है वो, और उसके मुख्य केंद्र में जो लिटरेचर है, जो कैनन है, और जो पेरिफेरल लिटरेचर है, जो पैरा लिटरेचर है, जो सब कल्चरल लिटरेचर है, उसको भी अपने लिटरेचर रीडिंग के अंदर लाना पड़ेगा. जैसे कि हमारी आदत है दैट हम रिटन लिटरेचर को प्राइमरीली लिटरेचर मानते हैं विद कैपिटल एल. नाउ ये क्या, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी लिटरेचर. The primary literature is primarily orally transmitted, जो बातों से कही गई है, और उसके बाद performed. A lot of literature in our country is performed. All my childhood stories were performed by my grandmother, or in some Brat Katha, or in some social rituals or festivals. So half of the literature that I have grown up with, वो या तो मौखिक साहित्य है या तो परफॉर्म्ड साहित्य है. तो ये मौखिक साहित्य और परफॉर्म्ड साहित्य को आगे रख के उसके साथ साथ हमें ये लिखित साहित्य पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी. एंड ऑल्सो इसके साथ हमें नए सिरे से थीमेटोलॉजी को और जीनियोलॉजी को समझना पड़ेगा. क्या एरिस्टोटल जिसको ट्रेजेडी या कॉमेडी कहने की कोशिश करेंगे, या एक पश्चिमी तत्व जिस तरह से सोफोक्लिस से, शेक्सपियर से, ब्रेख्ट से एक जॉनर की निर्माण करने की कोशिश करेगा, क्या संस्कृत साहित्य का भाण, प्रकरण, व्यायोग भी उसी तरह से, उसी थ्योरी के अंदर पढ़ना पड़ेगा? क्या ये बीज बिंदु अर्थ प्रकृति के सूत्र से हम सोफोक्लिस या शेक्सपियर को नहीं पढ़ पाएंगे? ये एक अहम सवाल है. जैसे कई बार ये शंका होती है कि क्या फ्रेंच फेमिनिज्म के दायरे में हम सीता या द्रौपदी या मंदोदरी को पढ़ सकते हैं? क्या एपिक लिटरेचर को पढ़ने के लिए हमारे पास कोई और मेथोडोलॉजी होनी चाहिए? और अगर वो मेथोडोलॉजी हमारे पास उपलब्ध है, तो उसी प्राइमरी एपिक पढ़ने के मेथोडोलॉजी से, जो मेथोडोलॉजी रामायण या महाभारत पढ़ने की मेथोडोलॉजी है, उस मेथोडोलॉजी से हम निबेलुंगेन लीड से ब्रूनहिल्ड या क्रीमहिल्ड को भी पढ़ सकते हैं. सो क्या पढ़ने का एक सिर्फ वेस्ट टू ईस्ट एक तरीका है, कि ईस्ट टू वेस्ट भी एक पढ़ने का तरीका हो सकता है? एंड दैट कैन बी टेकन फॉरवर्ड. सेकेंडली, द ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स, थीमेटोलॉजिकली जो थीम जिस तरह से चाहे एक प्रेम के थीम हो, या वैराग्य के थीम हो, या समाज और व्यक्ति के संघर्ष का थीम हो, ये थीम जिस तरह से यूरोपियन सभ्यता बदलता चला गया, उस तरह से उस समाज को
दर्शाते हुए एक तरह के थेमेटोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। हमारा समाज दूसरे तरह से बदला, हमारे समाज में दूसरे तरह से बदलाव आए। तो वो बदलाव क्या हमें उसी तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा? ये पश्चिमी मेथोडोलॉजी को आगे सोचते हुए, तो क्या कभी भी हम इंडियन मेथोडोलॉजी से वेस्टर्न टेक्स्ट पढ़ पाएंगे? जो कि हम अक्सर वेस्टर्न मेथोडोलॉजी से इंडियन टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो जैसे कि एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ पीरियोडाइजेशन। यूरोप में कुछ यूरोपियन तात्विक कहते हैं कि यूरोप में एक खास समय में कोई अंधकार युग आया था, एक डार्क एज आया था, और उसके बाद कुछ बदलाव होने से एक रेनेसांस आया, जो इटली से होके फिर ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, स्पेन और भी यूरोप के बहुत सारे देश में फैला। अभी सवाल ये है कि जब हम भारतीय साहित्य की इतिहास पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो एक तरह के तात्विक भारतीय साहित्य में ये रेनेसांस की तलाश करते हैं। ये भारतीय साहित्य में अगर रेनेसांस होगा, अगर पुनर्जागरण होगा, तो इसका मतलब भारतीय साहित्य कभी सो गया था, उसमें भी कोई अंधकार युग था, ये हमें मान लेना पड़ेगा। तो और उस अंधकार युग हम किससे मार्क करेंगे? और अंधकार युग से ये रोशनी वाले युग से आना, ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट में आना, वो क्या हमें ब्रिटिश रूल से नापना पड़ेगा? तो क्या अगर ब्रिटिश नहीं आते तो हमारे तब तक कोई साहित्य नहीं था? सो इस तरह के जो पीरियोडाइजेशन की प्रॉब्लम है, क्या हमेशा साहित्य के इतिहास में एक फ्रॉम प्री मॉडर्न टू मॉडर्न टू पोस्ट मॉडर्न, ये एक अवश्यंभावी चल है जो दुनिया के किसी देश में किसी तात्विक के द्वारा सोचे गए पद्धति में हुए होंगे, पर जो हमारे देश में उस क्रम में नहीं हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो क्या उस क्रम से हम हमारे देश के साहित्य की या दूसरे देश के साहित्य को पढ़ना चाहिए या पढ़ पाएंगे? और एक और जो बहुत महान बात है, हम हमेशा अंग्रेजी भाषा में लिखित या ट्रांसलेटेड साहित्य जो हमारे पास उपलब्ध होता है, उसी के जरिए पाश्चात्य को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और बड़ी आसानी से हम वर्ल्ड ड्रामा या वर्ल्ड लिटरेचर का मतलब सिर्फ यूरोप के भी कुछ खास देश और अमेरिका को सोच लेते हैं। पर हम एक तो भाषा के रूप में अंग्रेजों ने हमारे पास अंग्रेजी साहित्य दिया था, पर उसी कॉलोनियल पीरियड में दे डिडंट गिव अस द फ्रेंच लिटरेचर। मॉलियर को हमने आविष्कार किया है, हमने फ्रेंच पढ़ा है, और ब्रिटिश के बिना सहायता के हमने मॉलियर को ढूंढा है, और मॉलियर को बहुत बार अपने हिसाब से अनुवाद किया है, अडॉप्ट किया है, और उसको भारतीय परफॉर्मेंस ट्रेडिशन के अंदर उसके बहुत सारे नक्शे कदम उसको रखते हुए, बदलते हुए इतना बदल दिया कि कभी कभी वो पहचान में भी नहीं आता, इस तरह से उसको आगे बढ़ाया है। सो क्या जो लुसोफोन या फ्रैंकोफोन दुनिया है, जो पोर्तुगीज भाषा में लिखने वाले एक बहुत बड़ी अफ्रीका है, फ्रांसीसी भाषा में बात करते हुए, लिखते हुए एक बहुत बड़ी दुनिया का अंश है, और बहुत सारे जो रीजनल भाषा है, बहुत सारे जो विशेष स्थान की जो भाषाएं हैं, उस भाषा के साहित्य के हमें नेसेसरीली जो यूरोप और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके हम तक उपलब्ध कराएंगे, और तभी हम उसको पढ़ पाएंगे। सो क्या इन सारे भाषाओं को पढ़ने के लिए हम वी ऑलवेज नीड द मीडिएशन ऑफ इंग्लिश? क्या इंग्लिश हमारे सामने एक पर्दे की तरह है, और उस पर्दे से छन के जितनी भी रोशनी हम तक आ पाती है, हम उतनी ही रोशनी को दुनिया समझेंगे? सो ये जो इंटरनेशनल लिटरेचर की जो कल्पना है, इस इंटरनेशनल लिटरेचर में जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसको हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे? और इसके अंदर जो अफ्रीकन साहित्य है, मतलब
वो सारे देश जो कभी ना कभी कॉलोनी रहे हैं हमारे जैसे ही, चाहे वो ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं रहे कि और किसी देश की कॉलोनी रहे हैं, जैसे कनाडा, जैसे अफ्रीका, जैसे बांग्लादेश, जैसे दुनिया के बहुत सारे और जगह। सो उन सबके साहित्य हमें प्राइमरीली पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा पश्चिम को देखने का कोई नजरिया अभी है, तो वो एक तरह के पोस्ट कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल नजरिया है। तो इसी पोस्ट कॉलोनियल नजरिया में लैटिन अमेरिका ने जिस तरह से पश्चिमी वास्तववाद को तोड़ा मड़ोड़ा नकारा, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको प्राइमरीली देखते हुए लो रियल माराविलीजो, जो बाद में बहुत लूजली मैजिक रियलिज्म नाम से ट्रांसलेटेड हुआ है, विच इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक ट्रांसलेशन, पर उस नजरिया से या उससे मिलती जुलती क्या नजरिया हमारे देश में ऑलरेडी अवेलेबल है, उस नजरिया से आज हमें इब्सन या चेखव या स्ट्रिंडबर्ग पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इब्सन, चेखव, स्ट्रिंडबर्ग के बारे में जितनी आसानी से हम उनको एक रियलिज्म के दायरे में बांध देते हैं, उनके अंदर उतने ही सररियलिज्म, उनके अंदर उतना ही सिंबलिज्म का प्रेजेंस है। पर एक तरह की विधिवत पढ़ाई के अंतर्गत हम ये सररियलिज्म, तथाकथित सररियलिज्म या सिंबलिज्म, उसका जो दूसरा रूप भारतवर्ष में ऑलरेडी अवेलेबल था, उस प्रेक्षित से नहीं पढ़ते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि एक एंग्लोफोन दुनिया की, एक एंग्लिसाइज्ड पढ़ने पढ़ाने की तरीके को अपनाने की। और हमारे ज्यादातर परफॉर्मेंस, मॉडर्न अर्बन परफॉर्मेंस देख के भी लगता है कि उसका एक टुकड़ा कोई पीना बाउश का, एक टुकड़ा कोई रॉबर्ट विल्सन का, एक टुकड़ा कोई रिमिनी प्रोटोकॉल का व्यर्थ अनुकरण है। तो क्या एक कॉन्टेक्सचुअल मॉडर्निटी, एक कॉन्टेक्सचुअल हिस्टोरिसिज्म हमें नए सिरे से क्रिएट करने की जरूरत है, और कंप्लीटली एक नए सिलेबस से पढ़ने की जरूरत है। हम ग्रीक, शेक्सपियर, रेनेसांस, ब्रेक्ट, एब्सर्ड थिएटर के स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ के अफ्रीकी साहित्य से, लातिन अमेरिकी साहित्य से, इजिप्शियन साहित्य से, टर्किश साहित्य से, बांग्लादेशी साहित्य से साहित्यिक प्रतिग्रहण करते हुए एक नया थ्योरी का आयाम दे, एक नया पढ़ने का तरीका अपनाए। ये रफली इन सब बातों से मैं चर्चा शुरू करना चाह रहा था, पर क्योंकि आज का सेशन आप लोगों के साथ बातचीत भी है, और इसीलिए आगे इसके बारे में और विस्तार करेंगे, और बात शायद करते करते और भी कई सारी और बातें हो सकती है। पर इस बीच आप लोगों ने अगर कोई मतलब बहुत जरूरी सवाल किए होंगे, मेरे चश्मे से कुछ छोटे छोटे अक्षर बहुत बार दिख नहीं रहा है, तो मैं आसिफ जी से अनुरोध करूंगा कि वो अगर एक दो जरूरी सवाल, एक दो सवाल हैं जो कि मुझे थोड़ा लग रहा है कि जिसको एड्रेस करना इस मौके पे जरूरी रहेगा। एक तो पहला जो सवाल है वो विवेक का है। वो विवेक सवाल ये कर रहे हैं कि इंग्लिश रंगमंच का क्या कोई नाट्य शास्त्र है, यानी वो पोएटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा पोएटिक्स के बारे में वो जानना चाहते हैं। दूसरा शुम्पी का एक सवाल है कि वेस्टर्न ओरिएंटलिज्म फिलॉसफी अपॉन इंडियन लिटरेचर, थिएटर एंड अदर आर्ट फॉर्म, इस पे आप अगर थोड़ा प्रकाश डालें तो अच्छा है। ये दो सवाल मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है। एक तीसरा सवाल है जिसमें वो कुछ किताबों के नाम जानना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड ड्रामा की हिस्ट्री के बारे में कोई अगर किताब उनको पता चले तो अच्छा। हाँ,
एक एक करके सवाल का जवाब पहला देते हैं। सवाल, हाँ, पोएटिक्स के बारे में। पोएटिक्स या शिल्प शास्त्र, साहित्य के शास्त्र बहुत सारे हैं और वो अलग अलग समय में अलग अलग देश में लिखे गए हैं और जरूरी नहीं है कि वो अंग्रेजी साहित्य के बारे में ही है। ये थोड़ा सा हम कई बार गलत कर बैठते हैं कि हम ग्रीक साहित्य को, रशियन साहित्य को और नॉर्वेजियन साहित्य को और फ्रेंच साहित्य को और अंग्रेजी साहित्य को, इन सारे साहित्य जो अलग अलग देश काल में अलग अलग पर्याय में अलग अलग तरह से एक्सप्रेस्ड हुए हैं, उसके डेवलपमेंट हुए हैं, उन सबको किसी एक दो या तीन चार किताब के दायरे में उनको बांधने की कोशिश करते हैं। जो एरिस्टोटल लिखित ट्रेजेडी के बारे में आलोचना है, वो बहुत निर्दिष्ट रूप में मात्र एवं मात्र सोफोक्लिस के कुछ नाटक पे लागू होता है। बहुत बार हम यूरिपिडिस के नाटक पढ़ते हैं जो सोफोक्लिस के ही समसामयिक है और उनके साथ ही पैरेलली नाटक लिख रहे हैं, तो उनके नाटक में ये सिद्धांत लागू नहीं होता। तो अलग अलग समय अलग अलग साहित्यकार ने, अलग अलग साहित्य समालोचक ने एक खास तरह से, एक खास चश्मे से उस समय के कुछ साहित्य कृति को पढ़ने की कोशिश किए हैं। पर ये सारे जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के टेक्स्ट है, ये सारे टेक्स्ट हमें ऐसे देखना पड़ेगा दैट दे आर आल्सो हिस्टोरिकली पोजीशन्ड। वो किसी एक समय पे किसी एक तरह से एक्सप्रेस्ड हुए हैं। जैसे आज जब हम आज से 40 साल पहले का अभिनय देखते हैं, तो उस अभिनय को हम उस 40 साल पहले की अभिनय की दृष्टि से देखते हैं, उसमें हम आज की अभिनेता के साथ कंपेयर नहीं करते। हम कहते हैं कि वो उस समय के अभिनय के हिसाब से उस अभिनेता ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसी तरह से ये सारे जो डिफरेंट पोएटिक्स है, दे आर ऑल स्पेशियो टेम्पोरल टेक्स्ट्स। उनमें उनके स्थान और उनके समय निहित है, तो उनको उनके स्थान और समय को मर्यादा देते हुए उसके कुछ तत्व आज भी लागू हो सकता है और बहुत सारे नहीं भी लागू हो सकता है। इस तरह के एक छन्नी के थ्रू हमें ये पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन है, वेस्टर्न ओरिएंटलिज्म फिलॉसफी अपॉन इंडियन लिटरेचर, थिएटर एंड अदर आर्ट फॉर्म। ये सुम्पी का सवाल। इसके बारे में साहित्य के बारे में तो बहुत लिखा गया है। पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग हमारे देश में बहुत मेजरली लोगों ने किया है। इसके और इसके बहुत सारे रेजिस्टेंस, रेजिलियंस ये भी हुए हैं। अब पढ़ना, मुझे पता नहीं आप ऑलरेडी किन किन को पढ़ चुके हैं, पर एडवर्ड साइड से पढ़ना शुरू करना या फ्रांस फेनन से पढ़ना शुरू करना या गायत्री स्पिवक से पढ़ना शुरू करना। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है which is kind of a Bible for all theoreticians that who all are teaching in many places. Can subaltern speak? And also the rather now slightly old book 2011 की किताब है The Aesthetic Education in the Era of Globalization, 2011 की किताब है। उसमें भी ये साहित्य पढ़ना और ये ग्लोबलाइजेशन के समय पे कैसे ये पश्चिमी वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन ऑफ द ईस्ट एंड ओरिएंट, इसको नकारते हुए इस पे सवाल करते हुए आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में विस्तृत आलोचना है। एंड I'm sure that you must be acquainted with many more others. I can give you a much larger bibliography if you are really interested in the post-colonial reading. मैं अभी चैट को भी फॉलो कर रहा था,
तो मुझे जो एक लोगों कोई के तीसरा सवाल छूट गया। वो उन्होंने कुछ किताब को जानना अच्छा, चाहते हैं। तो जो लोगों के चैट से जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो चाहते हैं कि जो आप पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहे हैं कि इंग्लिश जो वर्ल्ड लिटरेचर है उसको कैसे पढ़ें, वर्ल्ड ड्रामा को कैसे पढ़ें, उसको अगर थोड़ा सा सिंपलिस्टिक वे में अगर आप बतलाएं, उसको थोड़ा और अच्छा। आसान करें तो कुछ जी। लोगों को आसान। तो इसको आसान शब्दों में बोलने की कोशिश करें तो विश्व साहित्य पढ़ने के लिए हमारे पास मूलतः ज्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी में या और भी जगह जहां पढ़ाए जाते हैं वहां के कुछ क्लीशे हैं, जैसे कि हम मूलतः वर्ल्ड के नाम पे सिर्फ यूरोप और अमेरिका के साहित्य पढ़ते हैं। सो एक हमारा काम है कि यूरोप और अमेरिका छोड़ के भी और जो दुनिया के देश है, जैसे अफ्रीका है, ब्राजील है, या बहुत सारे और देश है, लैटिन अमेरिकन साहित्य और अफ्रीकन साहित्य खास तरह से बहुत इलाबोरेटली काम किया है, इसलिए इन दोनों की बात बार बार आ रही है। बट देयर आर आल्सो फैंटास्टिक न्यू टर्किश प्लेस। तो हमें दुनिया को सारे महादेश के लिखे हुए साहित्य के प्रेक्षित से पढ़ना पड़ेगा और उन महादेशों के और उन देशों के साहित्य हमें पहले पढ़ना पड़ेगा जिन देशों में हमारी जैसी कॉलोनी रही है। जैसे हम अंग्रेज के शासन में थे, उसी तरह से अगर हम और जो देश और यूरोपियन सभ्यता के शासन में रहे हैं, वो देश कैसे अपने सोच को पुनर्निर्माण कर रहे हैं और उन देश के नजरिया से वो कैसे तथाकथित पाश्चात्य या यूरोपियन अमेरिकन लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, इसका एक ट्रांजैक्शन, इसका एक कॉमन पॉइंट्स और विरोधाभास ये हमें ढूंढना पड़ेगा। ये एक नंबर काम। 2 नंबर काम है कि जो भी दूसरे देश की साहित्य हम तक पहुंचे, हम सिर्फ उसके अंग्रेजी अनुवाद पर निर्भर ना हो। हम थोड़ी सी कोशिश करके थोड़ी स्वाहिली सीख ले, थोड़ी पोर्तुगीज सीख ले, थोड़े अरबिक सीख ले, और हम इन सब भाषाओं में जो नए लेख हो रहे हैं उनको भी थोड़ा, या स्पेनिश सीख ले, और एक नॉन यूरोपियन हिस्पैनिक दुनिया में भी जो लेख हो रहा है और इस तरह के सारी दुनिया में जो अलग अलग भाषा में लेख हो रहा है, वो सिर्फ अंग्रेजी के जरिए ही हम तक ना पहुंचे, और भी भाषा के जरिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंच सकता है। तो इंग्लिश को मेन ब्रिज नहीं बना के बहुत सारे भाषा को अलग अलग तरह से छोटे छोटे ब्रिज बना के कैसे हम हमारे देश के नॉलेज को दूसरे देश में और दूसरे देश के नॉलेज को हमारे देश में ला सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, ये एक दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, दैट इज जो तात्विक कहेंगे इंटरनलाइजेशन ऑफ सर्विलिटी, कि हम अंग्रेजों के नौकर रहते रहते हमें लगने लगा है कि नौकर रहना ही अच्छा है, तो और नौकर रहने में हमारा कोई फायदा हो रहा है और नौकर रहने से हमारी कोई डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर हम शेक्सपियर या सोफोक्लिस या ब्रेख्ट नहीं पढ़े हैं तो हम कुछ अनपढ़ रह गए। पर यही बात हमें शिनुआ अशेबे के बारे में नहीं लगता ज्यादातर, यही बात हमें एथल फुगर्ट के बारे में नहीं लगता, यही बात हमें सर्जियो ब्लांको के बारे में नहीं लगता, यही बात हमें दुनिया के और बहुत सारे नाटककार के बारे में नहीं लगता, जो नाटककार आज के समय में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी लेख लिख रहे हैं, जिसके साथ हमारे देश के सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनैतिक, समाज नैतिक स्थिति बहुत मिलता जुलता है। ये पोजीशन ये हम पाने की कोशिश करें। बेसिकली ये जो थिएटर व्हिच इज समवेयर बिटवीन आर्ट, रिलीजियन एंड फिलोसफी, इन तीन चीजों के बीच मिलता जुलता एक तीन चीजों में या और भी बहुत सारे चीजों के अंदर आते जाते रहे हैं ये नाट्य कला,
उस नाट्यकला को लेख और उसके परफॉर्मेंस, इन दोनों को हमें एक विस्तार देना पड़ेगा. And that is not from the European American position, that is from this post-colonial position primarily. और उसके बाद हमें एक ये सारे पढ़ने का एक भारतीय तथा साउथ एशियन उद्धार ढूंढना पड़ेगा. कुछ और नया सवाल? एक सवाल है अभिमन्यु का कि इंटरप्रिटेशन का क्या कोई करेक्ट तरीका हो सकता है, या उसके लिए क्या है, उसको हम किसी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए, समझने के लिए हम उसको कैसे पढ़ें, बेसिकली वही. शायद इस सवाल में मैं थोड़ा व्यक्तिगत हो जाऊंगा, और व्यक्तिगत होते हुए भी शायद मैं कुछ तात्विक के ही बातों पे आश्रित रहूंगा. इंटरप्रिटेशन एक तरह का पावर है, इंटरप्रिटेशन एक तरह का मीडिएशन है. जो भी कोई इंटरप्रेट कर रहा है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये टेक्स्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें इसके लिए मेरी मीडिएशन की जरूरत होगी. तुम वेद नहीं पढ़ सकते, तुम वेद पढ़ के नहीं समझ सकते, तो वेद को समझाने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है, और मेरे सहायता के बगैर तुम वेद पढ़ ही नहीं सकते. तो इस तरह से जैसे ही हम किसी एक खास तरह के इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो हम किसी एक तरह के नौकरपन में आत्मसमर्पण कर देते हैं, और हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारा जो पढ़ने का तरीका है, वो उसको खत्म कर देते हैं. तो as many people are there in the world, there are as many interpretation. And also आज अगर मैं बैठ के आधे अधूरे पढ़ूं, और आज से 20 साल पहले अगर मैं वो पढ़ता, एंड आज से 20 साल बाद मैं पढ़ूंगा, तो मेरी जिंदगी में जैसे मेरी माँ, मेरी दीदी, ये सब दे वर ऑल वर्किंग वुमेन. सो ये मेरी जिंदगी में वर्किंग वुमेन की इतिहास जैसे बदलता गया, तो मेरा आधे अधूरे के समझ भी बदलता गया, और आधे अधूरे के प्रेक्षित भी बदलता गया. अब आधे अधूरे का कोई एक निर्दिष्ट इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता. वो स्थान और काल और पाठक के विशेष में वो बार बार बदलता रहेगा. वो पाठक जिस समय में, जिस स्थान में, जिस काल में, जिस मनोस्थिति में पढ़ेंगे, और वो पढ़ना भी जैसे एक परफॉर्मेंस में तैयार करना भी एक तरह का पढ़ना है. एक व्यक्तिक पढ़ना नहीं है, एक सामूहिक पढ़ना है. तो उस सामूहिक पढ़ के सब लोग मिलके अगर पढ़े, तो उसमें बहुत सारे विरोधाभास होगा. उसमें अगर कोई डायरेक्टर या टीचर या एक्टर या कोई भी आके कह दे कि ये इंटरप्रिटेशन है और इसके जरिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, तो मेरे ऊपर किसी एक तरह के आदर्श थोपना चाह रहा है जो शायद मेरी जिंदगी ना हो. तो any interpretation is a source of oppression, and it silences the identity of each and everyone. एक सवाल विपिन का है जो कि मजेदार सवाल है. विपिन ये कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ना है तो उसको फिर किस भाषा में पढ़ा जाए. उसको किसी भाषा में तो पढ़ा जाए, चाहे वो अंग्रेजी में पढ़ा जाएगा, फ्रेंच में पढ़ा जाएगा, या हिंदी में पढ़ा जाएगा. तो कोई क्या आइडियल भाषा हो सकती है, उसको कैसे पढ़ा जाए? आइडियल भाषा तो नहीं, कुछ एक आध भाषा हम उसके साथ ग्रो करते हैं, और कुछ भाषाएं हम एक्वायर करते हैं. ये सवाल भारतीयों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम बहुत सारे भाषा में हमारा आना जाना चलता रहता है. जैसे मैं बंगाली होके जन्म लिया, मैं आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मेरी मातृभाषा बांग्ला है, और इसलिए मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों गलत बोलता हूँ, और दोनों कम समझता हूँ बांग्ला के कंपैरिजन में. पर अगर मैं अंधा युग पढ़ने की कोशिश करूंगा, तो मैं उसको हिंदी में पढ़ने की कोशिश करूंगा, और उसके लिए अगर मेरी हिंदी अंधा युग तक नहीं पहुंच रही है,
तो मैं मेरी हिंदी को और तराशने की कोशिश करूंगा और पढ़ने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही अगर मैं बॉडलेयर पढ़ने की कोशिश करूं तो उसके लिए मैं फ्रेंच में पढ़ने की कोशिश करूंगा और फ्रेंच को जितना हो सकता है आत्मस्थ करने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं समझता हूं कि ये जिंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी जिंदगी में कभी कभी कोई कोई लैंग्वेज ऑफ मीडिएशन का सहायता लेना पड़ता है, पर वो लैंग्वेज ऑफ मीडिएशन हमारी मजबूरी ना बने। हम लैंग्वेज ऑफ मीडिएशन में अगर कोई चीज पढ़ भी रहे हैं तो हम कम से कम उसके एक चैप्टर, उसका बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन सामने रख के, उसके ओरिजिनल का लेख और इसका अनुवाद दोनों साथ में रख के पढ़ने की कोशिश करें। और ये इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे अगर हम संस्कृत पढ़ ले, संस्कृत थोड़े से अच्छे से जान ले, तो बहुत सारे भारतीय भाषा का, एकमात्र तमिल है जो मेरे नॉलेज से that is not evolved from Sanskrit, that needs to be learned separately, पर बहुत सारे और भारतीय भाषा हम मोटे मोटे उसके मतलब ढूंढ पाएंगे। तो अगर हम पैरेलल रीडिंग करें, उसको कोई एक अनुदित भाषा में पढ़े और उसको ओरिजिनल भाषा में पढ़ने की कोशिश करे, पहले रोमन हरफ में पढ़े या देवनागरी अक्षर में पढ़े और फिर धीरे धीरे उसकी लिपि पढ़ने की कोशिश करे, तो ये हो सकता है। सिमिलरली अगर हम थोड़ा लैटिन सीख लें, मैं आपको थोड़ा सा एक और सवाल आपको दे रहा हाँ। हूँ जो इसी से रिलेटेड सवाल है। ये विकास जोठे का सवाल है कि ट्रांसलेटेड लिटरेचर से क्या रियल मीनिंग तक पहुंचा जा सकता है, जो बात अभी आप कर रहे हैं। हाँ, ट्रांसलेटेड लिटरेचर से कभी देयर इज नो रियल मीनिंग, द मीनिंग इज ऑलवेज मीडिएटेड। अगर मैं अंग्रेजी भाषी नहीं होकर शेक्सपियर पढ़ता हूं तो मुझ तक शेक्सपियर की अंग्रेजी, चाहे मैं कितने ही साल अंग्रेजी पढ़ लूं, अगर मैं उसको मेरे रोजमर्रा की भाषा में यूज नहीं करता हूं, अगर मैं उसमें सपना नहीं देखता हूं, उसमें मुझे मेरी माँ ने लोरी नहीं सुनाया है, तो मेरा शेक्सपियर रीडिंग एक नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग शेक्सपियर रीडिंग से अलग होगा। पर ये इसलिए कोई भी एक अनुदित साहित्य पढ़ना एक तरह का डबल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि अगर मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं या मैं फ्रेंच में पढ़ रहा हूं या मैं ओहमिया में पढ़ रहा हूं या मैं मराठी में पढ़ रहा हूं, उसमें भी मेरा एक सिंगल लेयर ऑफ डिस्टेंसिंग तो है ही, क्योंकि उस भाषा से मैं सोचता नहीं। उस भाषा शायद मेरी बुद्धि की भाषा है, पर वो भाषा मेरा अपनापन नहीं है, वो भाषा मैं नहीं, मैं जो एक फ्रैक्चर्ड सब्जेक्ट हूं, मेरे बहुत सारे खंडित सत्ता है, उस खंडित सत्ता के एक छोटा टुकड़ा वो भी है। पर मेरा मूल तर्क ये है कि भारत जैसे देश, जिसमें 2011 के सेंसस के अनुसार, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली 2,59,678 इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज जिनका इंग्लिश है, ऐसे स्पीकर है, उस देश के ज्यादातर हायर एजुकेशन एंड रीडिंग ऑफ लिटरेचर, रीडिंग ऑफ इंटरनेशनल रीडिंग ऑफ इंटरनेशनल लिटरेचर, ये सारे अंग्रेजी के द्वारा मीडिएटेड है। सो ये एक तरह से हमेशा अंग्रेजी भाषा की जो लिमिटेशन है वो हमारे ऊपर डाल देता है। जैसे अंग्रेजी भाषा में आंचल का कोई शब्द नहीं हो सकता, जैसे आंचल शब्द के बहुत सारे कोनोटेशन है, माँ का आंचल होता है, दामन में दामन एक और शब्द है, पर आंचल में छिपे हुए दिया का एक अलग मीनिंग है। वो सारी से बोलने से वो कभी भी उसका सेंस नहीं है। यह अभिमान शब्द का भी जो बांग्ला में यूज है और जो हिंदी में यूज है वो बिल्कुल तो अलग है। ये सारे लैंग्वेज ग्रुप में अलग अलग से समझना पड़ता है। साउना शब्द, उसका जो कोनोटेशन फिनिश में है वो शब्द अंग्रेजी में नहीं है, या उसको अगर मैं बांग्ला में भी यूज करूं या फ्रेंच में भी यूज करूं तो वो उस कोनोटेशन के साथ नहीं आता है। तो इसी तरह से हर शब्द एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के इर्द गिर्द, उसके एक समय के इर्द गिर्द, उसके कौन उसको यूज कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द तो बनता और पनपता है। तो थोड़ा सा अगर हम लैटिन सीखने की कोशिश करें तो हमारे लिए फ्रेंच, जर्मन, इटालियन थोड़ा सा आसान पड़ सकता है। एक्चुअली संस्कृत सीखा जाए तो जर्मन बहुत आसान है,
दोनों भाषा में थोड़ी थोड़ी सीखने की कोशिश करी है और मैंने पाया कि ये दो भाषा लगभग सिमिलर है, दो भाषा के सिर्फ शब्द अलग है, पर अदरवाइज उनके ग्रामर के प्रिंसिपल, उसके समयुतीकरण, ये बहुत एक तरह से है। एंड एज रामानुजम इज सेइंग दैट द होल इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज ग्रामर। हम हमेशा हर चीज का एक ग्रामर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे एक शास्त्र ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे एक वीणा कैसे बनाया जाएगा, उस वीणा बनाने के लिए कौन से पंपकिन यूज होंगे और उसका क्या गुण होगा, क्या दोष होगा, और उसको किस समय में, किस ऋतु में, किस तरह से बनाया जाएगा, उसका भी एक ग्रामर है। कौन राग कब गाया जाएगा, उसका भी एक ग्रामर है। रामानुजन यहाँ तक कह रहे हैं दैट कामसूत्र इज an extension of grammar. उसमें bodies are being seen as noun and verb, and the conjunction of them is being seen as the construction of sentences. So this methodology of formulating a grammar, the sense of grammar and the sense of this particular contextual grammar, that if we can catch that, then a lot of language and literature will easily open up its doors for us. साउंड का कुछ प्रॉब्लम बता रहे अच्छा, हो, अभी साउंड आ रही है क्लियर? साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोगों में से कोई अगर लिख के जवाब दे तो हम बात कर सकते हैं। नहीं आ रही, नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, तब तक हम कोई गाना सुन सकते हैं अगर आपको। अभी शायद फिर से दोबारा साउंड आ रही है, इको आ रहा है, इको आ रहा है। अभी क्या अभी भी इको आ रहा है कि साउंड इज क्रैकिंग। बहुत ज्यादा शायद पाश्चात्य शिक्षा जिसके आधार पर हमारी तथाकथित आधुनिकता आश्रित है, उसकी समालोचना करने से ये इंटरनेशनल लैपटॉप भी सह नहीं पा रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये अंतर्जातिक एंग्लोफोन टेक्नोलॉजी मेरे इतना नेशनलिस्ट भागवत वक्तव्य के बोझ नहीं उठा पा रहा है। So technology is also protesting against my position and opinion. कह रहे हैं लोग कि रोबोटिक वॉइस। अच्छा, तो एक इंसान को एक मशीन में परिवर्तित कर देने की जो कोशिश पूरी दुनिया में ही जारी है, और मुझे किसी ने व्हाट्सएप भी किया है, साउंड सही नहीं आ रही है लाइव की, प्लीज चेक इट सर। हम चेक कर रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे तकनीकी सहायक है,